हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लंच रिवर्स। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में। ट्राइबल रिवोल्ट्स की कुछ डिस्कशन हम लोगों ने पहले किए थे, जिससे हल्बा विद्रोह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1779 से लेके 1774 से लेके 79 तक माना जाता है। और ये हमारे हलवा रीजन में हुआ, जो कि बेसिकली डोंगर क्षेत्र माना जाता है। और बाद में देखा है तो ये बस्तर रियासत से मर्ज कर दिया गया था। यदि हम लोकेशन देखें तो बस्तर का रीजन, ये रीजन आप देख सकते हैं, दैट्स रीजन ऑफ बस्तर। ये जगदलपुर सिटी है। यहाँ पे वैसे नक्सलिज्म का भी थोड़ी प्रभाव देखने को मिलता है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का सदर्न डिस्ट्रिक्ट है और ये उड़ीसा से बॉर्डर शेयर करता है। तो डोंगर रीजन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे हल्बा विद्रोह हुआ और बाद में इसको बस्तर रियासत से मर्ज कर दिया गया। बस्तर के राजा उस समय थे दलपत सिंह, इनके बेटे अजमेर सिंह हैं, जिन्हें बेसिकली डोंगर क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया गया था। तीन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस वन इन ब्रीफ। इसके अलावा आज का जो डिस्कशन है वो फर्दर जो हमारे विद्रोह हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बाकी नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नए किंग जो हैं बस्तर के, वो बने दरियादेव। तो ये नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछाते हैं। तो इनका नाम है दरियाव देव, है ना, दरियाव देव। और बाद में जब ये डोंगर क्षेत्र में आया तो इनको ह्यूमिलेट भी किया गया। एनीवे, सच काइंड ऑफ थिंग्स आर दैट। हल्बा विद्रोह याद रखिएगा, कौन से रीजन में है, कब हुआ है, टाइम पीरियड हल्का सा आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे बाकी बहुत बड़ी स्टोरी है, पिछले डिस्कशन में हम लोगों ने कवर किया था। भोपालपट्टनम का जो विद्रोह है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भोपालपट्टनम के विद्रोह की यदि हम बात करें तो इसमें बेसिकली मेन जो ये रिवोल्ट है वो ब्रिटिश कैप्टन थे, जिनका नाम है जेटी ब्लंट। ये बेसिकली जगदलपुर क्षेत्र में विजिट करना चाहते थे। वाटर नहीं बल्कि वांटेड टू विजिट। ओके, लेट मी करेक्ट दिस वन, वांटेड टू विजिट इन जगदलपुर, बट रेवोल्यूशनरीज ने बेसिकली उनको अलाउ नहीं किया जगदलपुर में विजिट करने के लिए। और जब बस्तर की रीजन में जैसे ही पहुंचा इन्होंने, तो यहाँ पर लोगों ने इनको रोक लिया एंड जगदलपुर में जो विजिट इनकी होनी चाहिए थी वो विजिट फाइनली हो नहीं पाई। बाद में इनको कलकत्ता जाना पड़ा। तो ये रिवोल्ट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। भोपालपट्टनम विद्रोह कहाँ पे हुआ? बीजापुर में। बीजापुर हालांकि यही बगल में लगा हुआ है। तो ये बेसिकली इस रीजन में विद्रोह का मेन सेंटर था, लेकिन जब ब्लंट वाज कमिंग फ्रॉम हियर तो बेसिकली इनको यहीं पे रोक लिया गया था। लेटर ऑन ब्लंट वेंट बैक टू वेस्ट बंगाल, है ना। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और विद्रोह बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, दैट्स कॉल्ड परल कोट। क्या नाम है? नाम है परल कोट रिवोल्ट, परल कोट विद्रोह। आमतौर पर जो विद्रोह है उनका लोकेशन आपको याद रखना है। टाइम पीरियड हो सके तो बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप देखते रहें तो एटलीस्ट आपको क्रोनोलॉजी सेट करने में आसानी होगी, कौन सा विद्रोह पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ। तो परल कोट की बात करें तो यहाँ पे जो ब्रिटिश अधिकारी थे और साथ में जो मराठा, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो मेजर रीजन में मराठाओं का भी बेसिकली वर्चस्व स्थापित हुआ था। तो परल कोट विद्रोह में देखा जाए तो ब्रिटिश अधिकारियों और मराठाओं के बीच में के विरुद्ध विद्रोह हुआ। और यहां पर जो विद्रोह किया था इसे अबुझ माड़ी विद्रोह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अबुझ माड़ी, अबुझ माड़ियों का विद्रोह ही बोलते हैं। तो अबुझ माड़ी रिवोल्ट भी इसको बोला जाता है। और ये किसके अगेंस्ट पे था? अगेंस्ट मराठा एंड ब्रिटिश। देखिए तो दोनों ही, चाहे मराठा हो चाहे ब्रिटिश हो, दोनों ही यहाँ पे फॉरेनर के रूप में थे और ये अपनी मनमानी चलाने का प्रयास कर रहे थे। दैट्स वाई इस रीजन में ये रिवोल्ट हुआ। इसे अबुझ माड़े विद्रोह भी बोलते हैं, परल कोट विद्रोह, दोनों ही इंटरचेंजेबल तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। कभी कभी इसे पूछा जाता है कि इस विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे, मेन लीडर। ये रिवोल्ट वाकई काफी इंपॉर्टेंट है। इसके मेन लीडर थे, दैट वाज कॉल्ड गेंदा सिंह। गेंदा सिंह का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि अबुझ माड़ी विद्रोह का नेतृत्व या परलकोट विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो आप बताएंगे गेंदा सिंह इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। अबुझ माड़ के क्षेत्र में मोस्टली जो है जो विद्रोह है यहाँ पर बेसिकली एक्चुअली ये भी एक रीज़न था, एक रिपोर्ट हमारे सप्रेस होने का रीज़न होता था, बिकॉज यहाँ पे जो वेपन्स इस्तेमाल किया थे, हथियार इस्तेमाल किया थे, वो काफ़ी अपडेट नहीं होते। जैसे यहाँ पर मोस्टली लोग जो हैं
छापामार तकनीक इस्तेमाल करते थे जिसे गुरिल्ला वॉरफेयर बोलते हैं। लेकिन जो हथियार है जैसे बाण है, कुल्हाड़ी है, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे तो वो चीज़ें इतना इफेक्टिव नहीं होती थी। ब्रिटिशर्स के पास ऑलरेडी लैस राइफल्स होती थी और उससे बहुत ही जल्दी से वो कई बार सारे लोगों को मार सकते थे। एनीवे, इस विद्रोह का मेन रीज़न तो आप समझ चुके होंगे। मेनली पर्पस क्या था कि जो गैर आदिवासी हैं जैसे मराठा हैं या ब्रिटिश हैं उनको इस क्षेत्र से बाहर निकालना इसका मेन पर्पस था। अब देखा जाए तो मराठा और अंग्रेजों ने इसका मिल के मुकाबला किया और 10 जनवरी 1885 का टाइम था। 10 जनवरी 1885 को मराठाओं और अंग्रेजों ने मिलकर परलकोट के क्षेत्र को एक प्रकार से कह सकते हैं कवर कर लिया और यहां पर गेदा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। गेदा सिंह कैप्चर्ड। ये गेदा सिंह को हम बोल सकते हैं गेदा सिंह गॉट अरेस्टेड। और गेदा सिंह को गिरफ्तार करने के बाद में, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि जब विद्रोही होते हैं उनके विद्रोह को शांत करने के लिए पब्लिक ह्यूमिलिएशन की जो टेक्निक है उसको बेसिकली अडॉप्ट किया जाता है और इसके चलते यहां पर भी इस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। गेदा सिंह को यहां पर फांसी की सजा दी गई, वो भी महल के सामने। तो एक प्रकार से कह सकते हैं एग्जीक्यूशन किया गया इनका, पब्लिक एग्जीक्यूशन जिसे बोलते हैं, जिससे लोगों के अंदर एक भय का वातावरण पैदा हो जाए। तो गेदा सिंह को अरेस्ट किया गया, एग्जीक्यूट किया गया सबके सामने। तो यहाँ पे इस फेलियर का बड़ा रीज़न जो माना जाता है वो ये माना जाता है कि पॉसिबिलिटी ये रही होगी कि शायद वहाँ पर अबुझमाड़ी जो है उनके पास प्रॉपर हथियार नहीं थे, ऑर्गेनाइज्ड हथियार नहीं थे और फिर मराठा और ब्रिटिश साथ में हो गए थे, तो ऑब्वियस सी बात है इनका हारना एक तय था। तो ये परलकोट विद्रोह 1825 एडी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, इसको आप लोग याद रखें। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला विद्रोह है तारापुर विद्रोह। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग डिस्कस कर लेते हैं। परलकोट का जो क्षेत्र है वो कहाँ पड़ेगा? That is basically in the region of basically we can say look at here, यहाँ पे आपका बस्तर जिला है। तो बेसिकली दैट्स नियर बाई दिस वन, बल्कि कहूँगा मैं कि जो कांकेर साइड में पड़ेगा बेसिकली यहाँ पर, दैट्स समवेयर रीजन दिस वन। तो परलकोट जो गांव है बेसिकली जो कांकेर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे आता है बेसिकली। ऐसे देखा जाए तो बस्तर, कांकेर, हालांकि उस समय देखा जाए तो वहाँ पर इतने सारे ज़िले नहीं हुआ करते थे। तो ये बेसिकली यही वो रीज़न है जहाँ पे परलकोट के विद्रोह का मेन सेंटर हुआ करता था। तो इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखें, बिकॉज एरिया भी आपको कई बार जानना ज़रूरी होता है। दिस इज ऑल्सो क्वाइट इम्पोर्टेंट ना। तो परलकोट विद्रोह के जो मेन लीडर कौन थे? वो थे गेदा सिंह। गेदा सिंह का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट रिवोल्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट्स कॉल्ड तारापुर रिवोल्ट। तारापुर रिवोल्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़रा हम तारापुर रिवोल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तारापुर विद्रोह बोल सकते हैं, तारापुर रिवोल्ट, तारापुर विद्रोह। तारापुर विद्रोह की बात करें, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो टाइम पीरियड था 1842 से लेके 1854 एडी तक का जो टाइम पीरियड है ये तारापुर रिवोल्ट के नाम से जाना जाता है। अब देखिए उस समय यहां पर बेसिकली देखा जाए तो अंग्रेजों का आधिपत्य ऑलरेडी स्थापित हो चुका था। लेकिन पता होना चाहिए आप लोगों को, ये जो रीजन था हमारा तारापुर या उसके आसपास का क्षेत्र, मोस्टली यहाँ पे मराठाओं का ही बेसिकली मराठा यहाँ पर एज ए प्रिंस के रूप में काम करते थे। मैंने डिस्कस किया था आप लोगों को, दो प्रकार के राज्य होते थे। एक होते ब्रिटिश प्रोविंसेस, ब्रिटिश प्रोविंसेस मतलब ब्रिटिश प्रांत, जहाँ पर अंग्रेज़ों का डायरेक्ट कंट्रोल होता था, अंग्रेज सीधे वहाँ पे रूल करते थे। लेकिन एक होता था प्रिंसली स्टेट, इसे बोलते हैं ब्रिटिश रियासतें। यहाँ पर बेसिकली राजा बैठते थे, भारतीय राजा बैठते थे और उनके ऊपर अंग्रेज़ों का एक कमिश्नर बैठता था या दीवान बैठता था, जो भी आप कहें, समथिंग लाइक दैट, जो वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन राजस्व का जो मामला था, रेवेन्यू कितना वसूलना है। आप लोगों ने यदि लगान मूवी देखी होगी तो वहाँ पे इस चीज़ को दिखाया भी गया है कि राजा साहब थे और उनके ऊपर ब्रिटिश अधिकारी बैठे होते थे एंड दे हैड बीन सेटिंग द रूल्स ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू कितना कलेक्ट करना है, ये सारे वो सेट करते थे।
तो देखिए जो तारापुर रिवोल्ट में देखा जाए तो यहाँ पर जो तारापुर परगना है, तारापुर जो क्षेत्र है, यहाँ पर देखा जाए तो उस समय मराठा जो रूलर्स हैं दे हैड बीन रूलिंग। तो मराठाओं ने यहाँ पे क्या किया, मराठाओं ने यहाँ पर तारापुर में जो टैक्स है उसको बढ़ा दिया। तो मराठा रेज्ड, टैक्स क्या बोलते थे, टकोली। तो इन्होंने बेसिकली यहां पर टकोली बढ़ा दिया। और जब टकोली बढ़ा दिया तो तारापुर के उस समय नाम है दलगंजन सिंह। तो तारापुर के लोगों की एक प्रकार से कह सकते हैं गवर्नर भी ने बुलाया था। तो दलगंजन सिंह, क्या नाम है, दलगंजन सिंह, ही वाज द मेन लीडर एक्चुअली। तो दलगंजन सिंह ने इसका विरोध किया। दलगंजन सिंह अपोज्ड इट, और इनके ही लीडरशिप में हम कह सकते हैं कि विद्रोह हुआ, तारापुर का विद्रोह। तो आप कह सकते हैं ही वाज द मेन लीडर। एग्जाम में से पूछा आता है कौन से विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था। जैसे आप लोग पूछा जाएगा परलकोट विद्रोह का नेतृत्व करता कौन है, गेदा सिंह है। वैसे तारापुर विद्रोह की यदि हम बात करें तो यहां के जो मेन लीडर थे वो कौन थे, दलगंजन सिंह थे। तो यहां पर आदिवासियों और दलगंजन सिंह के साथ में मराठा और अंग्रेजों का जो कंबाइंड एक रोल चल रहा था उसके खिलाफ में विद्रोह किया। अब देखें तो यहां पे कई सारे कर वसूले जा रहे थे एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन। अब यहां पर उस समय दीवान थे, एट दैट टाइम दीवान वाज जगबंधु। तो दलगंजन सिंह हैं और साथ में इनके जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, वहां पे जो ट्राइबल पीपल हैं, इनका मानना था कि यहां पर जो दीवान है इस समय वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो बिलीव दैट, और दीवान यहां पर कौन था उस समय, जगबंधु। दीवान थे जगबंधु। सो दे बिलीव दैट जगबंधु इज रिस्पॉन्सिबल। तो इनका पर्पज ये था कि जगबंधु को यहां से हटाया जाए। जगबंधु ने ऐसी कुछ प्रोविजंस बनाई हैं जिसके चलते इतना सारा हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो यहां पे उस दौरान लोगों ने जगबंधु गिरफ्तार कर लिया। तो ट्राइबल्स कैप्चर्ड जगबंधु। ट्राइबल्स कैप्चर्ड जगबंधु। इन्होंने जगबंधु को कैप्चर कर लिया एंड दे वांटेड टू एग्जीक्यूट हिम। लेकिन दलगंजन सिंह के जो भाई साहब थे जिनका नाम है नरेश भूपाल देव, दलगंजन सिंह मेन लीडर थे, इनके भाई थे उस समय नरेश भूपाल देव, जो कि बस्तर नरेश माने जाते थे, बस्तर के मतलब राजा माने जाते थे। तो देखा जाए तो इन्होंने बेसिकली यहां पर अनुरोध किया आदिवासियों से कि इनको रिहा कर दिया जाए। तो याद रहे बस्तर के उस समय किंग जो थे वो क्या थे, उनका नाम था भोपाल देव। हालांकि इतना नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन सो दैट आपको क्रोनोलॉजी थोड़े समझ में आ जाए, एटलीस्ट यू कैन पिक्चराइज दिस वन। तो बस्तर किंग भोपाल देव कौन थे, ही वाज द ब्रदर ऑफ दलगंजन सिंह, रिक्वेस्टेड टू रिलीज जगबंधु, रिक्वेस्टेड टू रिलीज जगबंधु। हालांकि फार्मर्स ने कहा कि नहीं, जगबंधु को नहीं छोड़ा जाए, लेकिन इसके बावजूद भी जगबंधु को छोड़ दिया गया। और जब जगबंधु को छोड़ा गया तो जगबंधु साहब सीधे पहुंचे कहां पे, नागपुर। वहां से अंग्रेजों और मराठाओं से कहा कि इस विद्रोह को कुचलने की आवश्यकता है। बाद में नागपुर से जो सेना है वो बस्तर की ओर आई एंड देन आफ्टर दे क्रस्ट तारापुर रिवोल्ट। तो ये कहानी है जो आपको याद रखनी है। तो यहां पे दलगंजन सिंह वाज द मेन लीडर। ये मुख्य नेता थे, क्या नाम है, जिनका नाम है दैट इज कॉल्ड दलगंजन सिंह। इनको आप लोग इनका नाम जरूर याद रखेंगे, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट नेम।
और टाइम पीरियड कब था? टाइम पीरियड था 1842 से 54 तक का टाइम। यहाँ पे जो तकुली बढ़ाया गया था वो एक बड़ा कारण था बेसिकली यहाँ पर, जिसके कारण बेसिकली यहाँ पर विद्रोह हुआ। तो ये है आपका। बाद में दलगज सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, 6 महीने बाद उनको रिहा भी कर दिया गया, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है। लेकिन बाद में आदिवासियों ने जब विद्रोह की भावना को शांत करने के लिए जो दीवान थे जिनका नाम है जगबंधु, इनको हटा दिया गया बाद में, और टैक्स को भी थोड़े कम कर दिया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्टेप थे जो आपको याद रखने हैं, है ना। अगला विद्रोह हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड मेरिया रिवोल्ट। क्या बोलते हैं? इसका नाम है मेरिया रिवोल्ट, मेरिया विद्रोह। देखिए, मेरिया विद्रोह के बारे में एक चीज आपको याद रखनी है, इसका टाइम पीरियड यदि हम देखें तो लगभग जो हमारा तारापुर विद्रोह है लगभग उसी टाइम पे होता है, 1842 से लेके 63 AD तक का जो टाइम पीरियड है, इसको मेरिया रिवोल्ट के रूप में जाना जाता है ना। तो आप देख सकते हैं जो ये बस्तर का क्षेत्र है, यहीं पर हमारा तारापुर रिवोल्ट भी हुआ, और यहाँ पे यदि मेरिया विद्रोह की बात करें तो यहीं बस्तर थोड़ा और नीचे चले जाइए, दंतेवाड़ा का जो क्षेत्र है आपको दिख रहा है, दैट्स द रीजन ऑफ दैट वन, यहां पर आपको मेरिया विद्रोह देखने के लिए मिलता है। तो यहां पर देखा जाए तो जो मेरिया जो ट्राइब होती थी दंतेवाड़ा के क्षेत्र में, उनका कुछ कल्चर था। मेरिया ट्राइब रिवोल्टेड फॉर दिस वन इन दंतेवाड़ा। इनके कल्चर के साथ में थोड़ा सा ब्रिटिश अधिकारियों ने थोड़ा सा बदलाव करने का प्रयास किया, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन कि यहां पर मेरिया जो ट्राइब है उन्होंने बेसिकली विद्रोह किया। कौन सा कल्चर था? मेरी ट्राइब का एक कल्चर था जो काफी अनयूजुअल था। यहां पर बेसिकली जो मंदिर था दंतेवाड़ा में, वहां पर बलि देने की प्रथा थी। बलि का मतलब है नर बलि, ये टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, नर बलि, ह्यूमन सेक्रीफाइस, दैट्स कॉल्ड ह्यूमन सेक्रीफाइस। नर बलि देने की प्रथा थी, और जो नर बलि प्रथा है इसके खिलाफ में यहां पर इसको रोकने का प्रयास किया गया। कहां पे? दंतेवाड़ा के टेंपल में मेरिया ट्राइब के विरोध में बेसिकली इसको रोका गया। बाद में देखा जाए तो यहां पर अंग्रेजों ने बेसिकली दंतेवाड़ा क्षेत्र को यहां पर प्रॉपर तरीके से यहां पर लॉ एंड ऑर्डर को सही करने के लिए, उस समय ब्रिटिशर्स ने एक तहसीलदार थे रायपुर में, तो रायपुर के तहसीलदार का नाम क्या है? दैट वाज कॉल्ड शेर खां। रायपुर तहसीलदार नाम है शेर खान। टू सप्रेस दिस, तो यहां पर देखा जाए तो जब इन्होंने इनको भेजा तो यहां पर जो मंदिर के पुजारी हैं, तो मंदिर के पुजारी का नाम याद रखिएगा, दंतेवाड़ा जो टेंपल है यहां पर, दंतेवाड़ा के टेंपल का जो प्रीस्ट था, प्रीस्ट मतलब जो पुजारी यहां पर था, उसने नाम था श्याम सुंदर जिया। क्या नाम था? नाम था श्याम सुंदर जिया। इसीलिए कहते हैं जो पुजारी है दे आर क्वाइट इन्फ्लुएंशियल पीपल। ये चाहे तो बड़ी मात्रा में लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव मेनी पीपल लिसन देम। तो कहीं ना कहीं इन्होंने श्याम सुंदर जिया ने लोगों को भड़काने का प्रयास किया।
तो दंतेवाड़ा टेम्पल प्रीस्ट श्याम सुंदर जिया मोटिवेटेड द पीपल फॉर द मीडिया रिवोल्ट, कि उन्होंने ये प्रॉपर मोटिवेट किया कि ये आपके कल्चर को खराब करना चाहते हैं, आपके कल्चर को ख़त्म करना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ में या मराठाओं के खिलाफ में यहाँ पर श्याम सुंदर जिया ने लोगों को मोटिवेट किया। अब देखिए, ये दंतेवाड़ा के क्षेत्र में जो सैनिक लगा दिए गए थे, यहां पर ऑब्वियस सी बात है, जो सैनिकों का पर्पस क्या था कि ऐसी जो कल्चर है, नरबली जो प्रथा है, इसको रोका जाए, ह्यूमन सेक्रीफाइस को रोका जाए। तो यहां पर जो श्याम सुंदर जिया हैं, जो दंतेवाड़ा टेम्पल जहां पर नरबली होती थी, उनका कहना यह था कि नहीं नहीं, यहां से जो पुलिस है उसको हटाया जाए, तो हम लोग जो अपना पुराना काम है वापस से शुरू करें। अब इस दौरान यहां पर मीडिया ट्राइब, मीडिया रिवोल्ट पे जो मेन लीडर उभर के आए, जिन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया बड़े स्केल में, एंड हिज नेम इज हिडमा माझी। क्या नाम है? नाम है हिडमा माझी। हिडमा माझी की अगुवाई में लोगों ने यहां पर रिवोल्ट किया। हालांकि अंग्रेजों ने, नहीं बल्कि ब्रिटिश ने जो रायपुर तहसीलदार शेर खान को सेंड किया था, ही गॉट सक्सेसफुल टू सप्रेस दिस रिवोल्ट। इन्होंने इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया। कुछ अतिरिक्त सेनाएं बुलाई गई, लेकिन विद्रोह को पूरी तरह से कुचल दिया गया। यह है मेरा रिवोल्ट। 1842 से लेके 1863 तक का जो टाइम पीरियड है वो इसे मनाता है। मतलब तकरीबन आप सोचिए, तकरीबन 20 साल इस रिवोल्ट को सप्रेस करने में टाइम अंग्रेजों को लगा। वैसे मैं कहूँगा कि ये एक अच्छा सिस्टम था कि अंग्रेजों ने इसको रोकने का प्रयास किया, बिकॉज कई सारी जगहों में नर्बल प्रथा थी, तो उसको रोकने का जो प्रयास है काफ़ी अच्छा प्रयास था। ये वाली जो सती प्रथा है अपने आप में काफ़ी पेनफुल सिस्टम था, और सती सिस्टम को हटाने के लिए राजा राममोहन राय ने प्रयास भी किए थे, आपको पता होना चाहिए। 1829 में 1829 में विलियम बेंटिक ने प्रॉपर तरीके से, उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे, इन्होंने बेसिकली सती एबोलिशन एक्ट लाया 1829 में। तो सती का मतलब क्या होता है? यदि किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो जो वाइफ है उनको जिंदा जला दिया जाएगा। ये बेसिकली एक कल्चर का पार्ट था हमारे इंडियन कल्चर का, एंड दैट वाज वेरी पेनफुल इवेंट। हालांकि यदि आप हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में सती प्रथा का कोई सबूत नहीं मिलता है, लेकिन वैदिक कल्चर में आपको इसका सबूत मिलता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद वैदिक कल्चर स्टार्ट होता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन जब खत्म हो गया था उसके बाद वैदिक कल्चर स्टार्ट होता है, जहाँ पे सो कॉल्ड जो हम सनातन धर्म बोलते हैं उसकी शुरुआत मानी जाती है। एनीवे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट टॉपिक टू मच बिकॉज वो एक अलग टॉपिक है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एक अलग टॉपिक को, दैट इज कॉल्ड लिंगागिरी विद्रोह। छठा रिवोल्ट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लिंगागिरी, लिंगागिरी रिवोल्ट। लिंगागिरी विद्रोह कब हुआ? यह हुआ 1856 से लेके 1857, ये टाइम पीरियड है। 1857 का जो विद्रोह है वो ऑलरेडी काफ़ी एक टिपिकल मोमेंट था अंग्रेज़ों के लिए। उस समय भारत में गवर्नर जनरल होते थे कैनिंग, डलहौजी के बाद कैनिंग भारत में आए 1846 में। तो 1857 का जो विद्रोह है वो काफ़ी टिपिकल विद्रोह था, बिकॉज उसने ऑलमोस्ट अंग्रेज़ों की जो जड़ें हैं उसको भारत में काफ़ी कमज़ोर कर दिया था। हालांकि अंग्रेज़ों ने फिर नई स्ट्रेटेजी के साथ में चीज़ों को वापस से रिकवर कर लिया, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट येस दैट थिंग हैपेंड। तो छत्तीसगढ़ में 1854 में ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ। आपको पता होना चाहिए सेंट्रल प्रोविंस में बरार में जो मेन क्षेत्र है वो तो चलो जबलपुर का एरिया है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है वो भी सेंट्रल प्रोविंस में ही आता था। तो यहां पर देखा जाए तो 1854 का वो ईयर है
1854 का वो ईयर है जहां पे डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहां पर उनकी अगुवाई में ब्रिटिशर्स ने established their rule in छत्तीसगढ़। अंग्रेजों ने यहां पर सीधा अपना रूल कंट्रोल एस्टेब्लिश किया। पहले मराठाओं के साथ में थे, लेकिन लेटर ऑन दे एस्टेब्लिश देयर ओन रूल। तो उस दौरान इन्होंने काफी सारे टैक्स वसूलने शुरू कर दिए। तो भोपालपट्टनम, क्या नाम है, भोपालपट्टनम, भोपालपट्टनम, ये भोपालपट्टनम जो जमींदारी क्षेत्र था, भोपालपट्टनम जो एरिया था, इसमें एक तालुका था जिसका नाम है लिंगागिरी तालुका। क्या नाम है, लिंगागिरी तालुका, ये तालुका क्षेत्र था। तो लिंगागिरी के लोगों ने यहां पर विद्रोह किया। राइट, याद रहे यहां पर भोपालपट्टनम जो एरिया है वो कहां पड़ेगा, दैट इज बेसिकली इन द बीजापुर डिस्ट्रिक्ट। एज आपने भोपालपट्टनम एक तहसील भी है, ये आपके बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में आएगा। कहां पे है ये, लुक एट दिस वन, ये हमारा बीजापुर है। तो बीजापुर में ये बेसिकली यहां पर भोपालपट्टनम डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है जहां भोपालपट्टनम है। आप पता होना चाहिए यहां पर इंद्रावती नदी में बेसिकली एक ब्रिज बनाया गया अभी बीच में। तो यहां पर लिंगागिरी तालुक है। तो लिंगागिरी तालुक के जो तालुकेदार हैं जिनका नाम है ध्रुवा राव, क्या नाम था, नाम था ध्रुवा राव। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया और 3 मार्च 1856 को 3 मार्च 1856 को अंग्रेजों और ध्रुवा राव की जो, देखिए ये एक रिवोल्ट, ऐसा रिवोल्ट था जो एक कह सकते हैं म्यूटिनी नहीं बल्कि आप कह सकते हैं सशस्त्र विद्रोह था। तो यहां पर ध्रुवा राव जो हैं 3 मार्च 1856 को यहां पर प्रॉपर तरीके से बैटल हुई, युद्ध हुआ, बैटल बिटवीन ध्रुवा एंड ब्रिटिशर, ब्रिटिशर्स और ध्रुवा के बीच में प्रॉपर तरीके से युद्ध हुआ। बाद में ध्रुवा राव को गिरफ्तार कर लिया गया, ध्रुवा राव गॉट अरेस्टेड। 5 मार्च 1856 को ध्रुवा गॉट अरेस्टेड नहीं बल्कि गॉट कैप्चर्ड बोले ज्यादा बेटर वर्ड है, एंड एग्जीक्यूटेड, और उन्हें फांसी की सजा दी गई, एंड एग्जीक्यूटेड, ध्रुवा को फांसी की सजा दी गई 5 मार्च 1856 को। तो जो ये लिंगागिरी तालुका था, ये क्षेत्र बेसिकली फिर बाद में भोपालपट्टनम के जो जमींदार थे उनको दे दिया गया। लेकिन यहां पे आपको याद रखना है लिंगागिरी विद्रोह काफी इंपॉर्टेंट है। जो मेन लीडर है लिंगागिरी विद्रोह के, वो उनका नाम है ध्रुवा राव। ध्रुवा राव का नाम को याद रखना पड़ेगा, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। नाउ लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हियर, अगला रिवोल्ट डिस्कस करते हैं। एक और रिवोल्ट बड़ा फेमस है, दैट्स कॉल्ड कोई रिवोल्ट। क्या बोलते हैं, कोई विद्रोह। कोई विद्रोह के जब टाइम पीरियड की बात करें, ये हुआ 1859 एडी में, 1859 एडी का टाइम था जब हमारे छत्तीसगढ़ में कोई विद्रोह हुआ। कोई कौन से क्षेत्र में हुआ कोई रिवोल्ट, यहां पे आपको याद रखना है, जो हमारे बस्तर का जो साउथ वाला क्षेत्र था, यहां पर देखा जाए तो यहां पर जो जमींदार वगैरह थे
जो यहाँ के लोकल जमींदार थे, आई मीन, उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और बाहर से चूंकि मराठा भी आए थे और बहुत सारे लोग बाहर से बसने आ गए थे यहाँ पे, तो उनके विरोध में ये विद्रोह हुआ है। तो इसे बोलते हैं कोई रिपोर्ट। तो कौन से रीजन में हुआ, आपको याद रखना है, ये हुआ साउथ बस्तर के क्षेत्र में, साउथ बस्तर के क्षेत्र में, अगेंस्ट फॉरेनर्स। और फॉरेनर्स में सारे आते हैं, ब्रिटिशर्स जो तो आए वो भी उसमें काउंट किए आते हैं, और फॉरेनर्स जो फॉरेन से आए वो भी काउंट किए आते हैं, जो कि मतलब वहां के नहीं थे, मतलब मराठा भी दे हैड बीन काउंटेड एज फॉरेनर्स। तो यहां पे देखा जाए तो जो जमींदार थे और जो साथ में जो कोई आदिवासी थे, उनमें काफी, आई मीन, दे हैड बीन एंग्री। और इसी बीच यहां पर जो ब्रिटिशर थे, ब्रिटिशर्स ने एक और काम किया, यहां पर पेड़ों की संख्या बहुत ज्यादा थी, तो ब्रिटिशर्स ऑर्डर्ड, या ब्रिटिशर्स ने टेंडर जो है कुछ ठेकेदारों को दिया, जो कि बेसिकली हैदराबाद के व्यापारी हुआ करते थे। तो ब्रिटिशर्स गेव टेंडर टू हैदराबादी मर्चेंट्स आप बोलें या बिजनेसमैन बोलें, समथिंग लाइक दैट, टू कट द ट्री, पेड़ों को काटने का टेंडर दिया गया। तो जो ठेकेदार यहां पे आए वो अपना मनमानी करते थे। अब यहां पे जिस ठेकेदार का मेन नाम आता है हैदराबादी जो मर्चेंट है, तो इस समय यहां पर जो मेन ठेकेदार था जिसके खिलाफ में विद्रोह की शुरुआत होती है, वो नाम है हरिदास भगवान दास। क्या नाम है? नाम है हरिदास भगवान दास। ये वो ठेकेदार था जिसके खिलाफ में विद्रोह की शुरुआत होती है। लोगों ने अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों से शिकायत की, लेकिन अंग्रेजों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो 1859 में निर्णय लिया गया कि यहां पर आसपास के जमींदार थे, जैसे यहां पर कई सारे जमींदार थे, जैसे भेजी है, कोतापल्ली है, फोतकेल है, तो यहां पे इन जमींदारों ने डिसाइड किया, जमींदार साहब भेजी, कोतापल्ली और साथ में फोतकेल, इन 3 जगहों के जमींदारों ने डिसाइड किया कि यहां पर साल के जो वृक्ष है उनको नहीं कटने दिया जाएगा। डिसाइडेड टू स्टॉप कटिंग ऑफ सॉल्ट ट्री। साल वृक्ष वैसे ही हमारे ट्राइब्स का एक, कह सकते हैं, एक पवित्र वृक्ष होता है। तो भेजी, कोतापल्ली और फुटकल का जो क्षेत्र था, यहां पर जो जमींदार थे, इन्होंने बेसिकली इसके खिलाफ में एक विद्रोह किया कि यहां पे बस्तर का जो क्षेत्र है, यहां पर साल का जो वृक्ष है वो नहीं काटा जाएगा, काटने दिया जाएगा। तो यहां पे ब्रिटिशर्स ने प्रॉपर तरीके से आर्म्ड से लैस्ड, मतलब आई मीन सिपाहियों को भेजा। तो इसमें आदिवासी यहां पे भड़क गए, और देखा जाए तो लकड़ी जो काटने वाले लोग थे उन पे हमला कर दिया गया।
अब इस दौरान बहुत सारे जो ठेकेदार थे, जैसे हरिदास भगवान दास तो एक ठेकेदार का नाम मैं बता रहा हूं, लेकिन बहुत सारे ठेकेदार जो यहां पे काम कर रहे थे उनकी मृत्यु हो गई। अब देखा है तो यहां पर एक वार क्राई दिया गया था। वार क्राई का मतलब यह है कि एक नारा दिया गया था। यह नारा काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया था? एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सिर। एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सिर। मतलब एक साल वृक्ष यदि काटा जाएगा तो इसमें एक व्यक्ति को मार डाला जाएगा। तो जब अंग्रेजों ने सैनिकों को भेजा तो यहां पर जो ट्राइब्स थे इन्होंने नारा दिया, एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सिर, और यहां पे बड़ी मात्रा में लोगों का हत्या की गई। बाद में अंग्रेजों ने ठेकेदारी जो प्रथा थी यहां पे रोका उसको। लेकिन यस, इससे विद्रोह के दौरान जो मेन लीडर उभर के आए, जिनका नाम काफी महत्वपूर्ण है, हालांकि मेन लीडर्स में बहुत सारे लीडर्स थे, नॉट जस्ट वन लीडर, देयर हैड बीन सेवरल लीडर्स। इसमें जुग्गा है, जुम्मा है, राजू, दोरा, पाम, ऐसे कुछ लीडर थे जिन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। कोई विद्रोह के रूप में जाना जाता है। यहां पर अंग्रेजों को बाद में जो ठेकेदारी प्रथा है उन्हें बंद करना पड़ा। लेटर ब्रिटिशर्स स्टॉप्ड ठेकेदारी सिस्टम। और ठेकेदारी किसका था? ठेकेदारी यहां पे जो साल के वृक्ष थे, चूंकि बहुत ही एक्सपेंसिव इनकी लकड़ी होती है साल की, एंड दैट्स वाई इन्होंने जो हैदराबादी मर्चेंट्स हैं उनको बेसिकली इसका टेंडर दिया था। तो फाइनली इन्हें बैक ऑफ करना पड़ा और फाइनली ये जो प्रथा है ठेकेदारी प्रथा उसको बंद करना पड़ा। ये रहा आपका कोई विद्रोह। द नेक्स्ट रिवोल्ट वी गोना टॉक अबाउट, दैट्स कॉल्ड म्यूरिया रिवोल्ट। अभी जो हमने पढ़ा है वो रिवोल्ट अलग है, दैट्स कॉल्ड मेरिया रिवोल्ट। अब जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड म्यूरिया। इसे बोलते हैं मूरिया विद्रोह, दैट्स कॉल्ड म्यूरिया रिवोल्ट। म्यूरिया विद्रोह, मूरिया। तो ये रिवोल्ट कब हुआ है? ये रिवोल्ट हुआ है 1876 एडी में। लोगों ने यहाँ के राजा और साथ में जो दीवान थे, जो कि दीवान अंग्रेजों द्वारा अपॉइंट किया थे, और बाकी जो लोग हैं उनकी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज थी जो मूरिया विद्रोह आदिवासियों के लिए ठीक नहीं था, और इसके चलते मूरिया विद्रोह हुआ। तो यहां पर देखा जाए ये काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश शासक ने, ब्रिटिश जो शासन था उन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जैसे जो देसी रियासतें थी, उनके राजाओं को जैसे इनवाइट किया था, तो वैसे ही बस्तर जो किंग हैं, बस्तर के राजा जिनका नाम है भैरम देव, क्या नाम है? भैरम देव। बस्तर के राजा भैरम देव को प्रिंस ऑफ वेल्स, चूंकि इंडिया में प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे, उनके सम्मान में दिल्ली दरबार में उपस्थित होने का ऑर्डर दिया गया। ऑर्डर टू बी प्रेजेंट इन दिल्ली दरबार
फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स। प्रिंस ऑफ वेल्स क्या है समझ सक रहे हैं आप लोग? प्रिंस ऑफ वेल्स, वेल्स क्या है? वेल्स बेसिकली एक प्रोविंस है जो कि यूके में है। यूके में बहुत सारी प्रोविंसेस हैं, 4 मेन प्रोविंस हैं, जिसमें एक तो ब्रिटेन आ गया, सॉरी इंग्लैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स हो गया, नॉर्थ आयरलैंड हो गया। ये सारी की सारी प्रोविंसेस मिलकर बनती हैं यूनाइटेड किंगडम। तो वेल्स वाज वन मेजर प्रोविंस। तो वेल्स के जो प्रिंस हैं वो जब भारत में आए तो उनके स्वागत के लिए दिल्ली दरबार में कई सारे राजाओं को इनवाइट किया गया। इनवाइट नहीं किया, मोस्टली ऑर्डर दिया गया। तो जो भैरम देव हैं जो कि बस्तर के राजा थे, उनको बेसिकली ऑर्डर दिया गया कि आप यहां पे प्रेजेंट रहें। अब देखिए, तो बस्तर राजा जो भैरम देव हैं, इनसे रिक्वेस्ट किया गया जो मुरिया ट्राइब हैं उनके नेताओं के द्वारा कि आप वहां मत जाइए, चूंकि बेसिकली उन्हें यह अंदेशा था कि जैसे ही राजा भैरम देव दिल्ली चले जाएंगे, क्योंकि अभी तो क्या है, राजा भैरम देव लीडर हैं, मेन राजा हैं, उनका लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है। तो मोरेंगा नाम की जगह पर उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप दिल्ली मत जाइए, क्योंकि यहां पर एक दीवान था। दीवान मोस्टली अंग्रेजों द्वारा अपॉइंट किया जाता है। दीवान का नाम था गोपीनाथ। तो उन्हें यह अंदेशा था कि गोपीनाथ उनकी अब्सेंस में काफी सारा अत्याचार करेगा लोगों के साथ में, ही विल गेट द अपॉर्चुनिटी। और साथ में यहां पर एक मुंशी हुआ करता था, आदिल प्रसाद। मुंशी कौन था? मुंशी था आदिल प्रसाद। तो लोगों को यह अंदेशा था कि शायद इनके अब्सेंस में यहां पर इनके विद्रोह जो हैं बढ़ जाएंगे। दैट्स व्हाई पीपल वेंट ओवर देयर, रिक्वेस्टेड हिम कि आप जो हैं दिल्ली ना जाएं। अब देखिए, यहां पर देखा जाए तो दीवान गोपीनाथ वाज आल्सो प्रेजेंट ओवर देयर, और इसके चलते यहां पर दीवान गोपीनाथ ने भीड़ पर गोली चलवा दी। कुछ लोग गिरफ्तार भी हो गए, लेकिन बाद में राजा वापिस लौट आए। इसके बाद दीवान गोपीनाथ ने दमन चक्र अपना शुरू किया, और देखें तो इसके चलते म्यूरिया जो ट्राइब हैं, इन्होंने फाइनली रिवोल्ट किया। अब देखिए, दिस वाज द बैड पर्सन, है ना। दीवान गोपीनाथ का नाम यहां पे इंपॉर्टेंट है। ही वॉज लाइक वेरी वेरी बैड पर्सन, और इसके चलते यहां पर जो म्यूरिया रिवोल्ट हुआ है, तो इसके जो मेन लीडर थे म्यूरिया रिवोल्ट के, मेन लीडर का नाम आपको याद रखना है। ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है। नाम है झाड़ा सिरहा। क्या नाम है? नाम है झाड़ा सिरहा। झाड़ा सिरहा की अगुवाई में मुरिया ने यहां पर विद्रोह किया। एक जगह है आरापुर नाम की जगह, जहां पे काफी सारे विद्रोही इकट्ठे हुए। राजा ने उसको शांत कराने का प्रयास किया। विद्रोहियों ने जो उनकी सिक्योरिटी उस पर अटैक कर दिया। राजा की सेना विद्रोह के बीच में प्रॉपर तरीके से लड़ाई हुई, कई सारे मारे गए। फिर राजा के सैनिक जब और भी ज्यादा आ गए तो फाइनली लोगों ने अपने हथियार डाल दिए और आरापुर जाने लगे। तो यहां पर देखना है आपको, एट आरापुर, ये आरापुर जगह इंपॉर्टेंट है। एट आरापुर रेवोल्यूशनरीज गेट ऑर्गेनाइज्ड, या कह सकते हैं रिवोल्यूशनरीज ने यहां पर
रिवोल्ट किया है और इनका मुकाबला बेसिकली राजा की सेना से भी हुआ है। अब देखिए बस्तर की राजधानी क्या थी उस समय, हालांकि बस्तर का एज ऑफ नाउ जो मेन सिटी आज भी जगदलपुर ही, आप देखेंगे जगदलपुर है। तो बाद में गोपीनाथ अपने राजा के साथ में फाइनली ही केम बैक टू जगदलपुर। अब देखा जाए तो यहां पे विद्रोहियों ने झाड़ा सिरहा के नेतृत्व में, जिसकी कई सारे विद्रोहियों की डेथ हुई थी उस बीच, तो अंडर द लीडरशिप ऑफ झाड़ा सिरहा, अंडर द लीडरशिप ऑफ झाड़ा सिरहा, इन 2 मार्च, ये दिन काफी इंपॉर्टेंट है, इन 2 मार्च 1876, 2 मार्च 1876 को revolutionaries attacked the King's Palace. कहां पर? किंग्स का पैलेस कहां पे था? किंग का पैलेस था जगदलपुर में। तो जगदलपुर में देखा जाए तो यहां पर किंग के पैलेस में लोगों ने अटैक कर दिया। लीडरशिप थी यहां पे झाड़ा सिरहा की, ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में झाड़ा सिरहा के नेतृत्व में तो विद्रोह हुआ, लेकिन राजा ने अंग्रेज अधिकारियों से फिर निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया। बाद में अंग्रेजों ने डिप्टी कमिश्नर को भेजा और ब्रिटिश कमिश्नर नाम है मैक जॉर्ज, नाम है मैक जॉर्ज। मैक जॉर्ज को यहां भेजा गया फॉर सिक्योरिटी ऑफ किंग। सेंट British Commissioner Mac George was sent for security of king. तो यहां पे मैक जॉर्ज ने विद्रोहियों से प्रॉपर मुलाकात की, उनकी जो दिमागें हैं उनको सुनी। तो मैक जॉर्ज ने यहां पर एक दरबार का आयोजन किया और प्रॉपर तरीके से उनकी जो मांगे हैं उसको मान लिया गया। तो मैक जॉर्ज का जो यहां पे रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। मैक जॉर्ज ने यहां पर जो रिवोल्यूशनरीज है उनकी जो डिमांड थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेटर ही एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ रिवोल्यूशनरीज to remove दीवान गोपीनाथ एंड मुंशी आदिल प्रसाद। तो फाइनली इसे बोलते हैं म्यूरिया विद्रोह। काफी महत्वपूर्ण विद्रोह था। तो यहां पे जो मेन लीडर थे उनका नाम याद रखिए, झाड़ा सिरहा का नाम पूछा सकता है आपसे एग्जाम में।
बाकी इतना डिटेल हो सकता है ना पूछा जाए, लेकिन झाड़ा सिरा का नाम आपको जरूर याद रखना है। और ये रेवोल्यूशन जो है 2 मार्च 1876 को अपने पीक पे पहुंच गया, जहां पर उन्होंने राजा का जो निवास था जगदलपुर में उसको घेर लिया। तो ये रिवोल्ट इसलिए काफी इंपॉर्टेंट बनाता है, इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। तो कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह हैं, दे सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स। एक और विद्रोह इंपॉर्टेंट बनाता है रानी चोरिस। रानी चोरिस का विद्रोह, रानी का विद्रोह ही बोलते हैं इसको, रानी चोरिस विद्रोह। क्या बोलते हैं? रानी चोरिस। रानी चोरिस विद्रोह ये होता है आपका 1878 से लेके 1882 तक का जो टाइम पीरियड है, ये रानी चोरिस विद्रोह के रूप में जाना जाता है। अब देखिए यहां पर एक नाम है, बस्तर क्वीन थी जिन्होंने इस विद्रोह में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, बस्तर क्वीन। इनका नाम है जुगराज कुंवर। नाम याद रखिएगा, नाम है जुगराज कुंवर। इन्होंने अपने पति भैरम देव के, क्योंकि भैरम देव का नाम पहले भी मैं आप लोगों को डिस्कस किया हूं, वी हैड डिस्कस्ड अबाउट दैट थिंग अर्लियर, क्योंकि बस्तर के राजा भैरम देव थे। अभी थोड़ी देर पहले जो मीरा विद्रोह डिस्कस किया हम लोगों ने, वही चीज डिस्कस किया था। तो जो जुगराज कुंवर थी बस्तर की रानी, रिवोल्टेड अगेंस्ट हर हस्बैंड, रिवोल्टेड अगेंस्ट हर हस्बैंड। और हस्बैंड कौन थे? बस्तर क्वीन है, तो हस्बैंड कहां के होंगे? बस्तर के राजा होंगे हस्बैंड। और हस्बैंड का नाम था किंग भैरम देव। तो भैरम देव से पहले ही डिस्कस किया था आप लोगों ने। भैरम देव वहां के जो दीवान थे, मुंशी थे, उनके साथ मिलकर काफी सारी जो सप्रेसिव एक्टिविटीज करते थे। और इसके चलते बेसिकली यहां पर रिवोल्ट हुआ, म्यूरे विद्रोह के रूप में जाना जाता है। लेकिन यह याद रखिएगा, बस्तर क्वीन जुगराज कुंवर का जो कंट्रीब्यूशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो ट्राइबल रिवोल्ट है उसमें काफ़ी हेल्प किया। और पता होना चाहिए आप लोग को, लास्ट में जब ब्रिटिश कमिश्नर जब आए, उन्होंने यहाँ पर जो मैक जॉर्ज थे, उन्होंने जो म्यूरिया ट्राइब है उनके जो डिमांड्स थे उनको एक्सेप्ट भी कर लिया था। इसलिए फाइनली मनाता है कि ये विद्रोह काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। तो जुगराज कुंवर का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आप लोग जरूर याद रखें, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, है ना। लेटर क्वीन विक्टोरियस, क्वीन की बातें जो है मानी गई। तो ये विद्रोह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और जो भैरम देव हैं उन्होंने सही रास्ते को अपना लिया। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये रानी चोरिस का विद्रोह माना जाता है। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण चीजें, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट अबाउट इट। तो अब डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करते हैं, टाइम काफ़ी ज़्यादा लंबा, काफ़ी ज़्यादा खिंच गया है। तो डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करते हैं। कल थोड़ा सा किसान विद्रोह डिस्कस करेंगे, बिकॉज किसान विद्रोह से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो टुमारो विल डिस्कस अबाउट द पीजेंट रिवोल्ट, और उसके बाद हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।